तो जैसे कि हम कई कृषि वैज्ञानिकों से मिलते हैं, तो कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि रासायनिक खाद का प्रयोग करते करते हमारे मिट्टी के ऊपरी परत से सूक्ष्म जीवाणु समाप्त हो चुके हैं। हालांकि वो नीचे हैं, 1 फीट 1.5 फीट जमीन के नीचे हैं अभी, यस सर, यस सर। तो वो खत्म हो चुके हैं। तो लोग बताते हैं कि उसके लिए आप वर्मी कंपोस्ट लीजिए, ट्राइकोडर्मा लीजिए, यानी कि जो सूक्ष्म जीव मर चुके हैं वो ट्राइकोडर्मा में होते हैं, यस यस। उसको मिलाइए, फिर उसको जीवित करिए, उसको वृद्धि कराइए वर्मी कंपोस्ट वाले खाद में, गोबर केचुए वाली खाद में, और ऊपर से आप खेत में इस चीज को डालिए। तो इसको आप कहाँ तक सुटेबल मानते हैं? सर मैं इसका प्रयोग भी करता हूँ और इसको 100% मैं मानता भी हूँ। क्योंकि ये जो जहरीली दवा और केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करने से हमारे जो सूक्ष्म जीवाणु हैं कुछ तो मर गए और कुछ उसके डर से नीचे भाग चुके हैं जी। तो ऊपरी परत पर सूक्ष्म जीवाणु है ही नहीं, जिसकी वजह से हमारी पैदावार घटती जा रही है। अब इसको फिर से वापस लाने के लिए साथियों सबसे बेस्ट तो आपका वर्मी कंपोस्ट है, गोबर वाली खाद, केचुआ वाली खाद। और इसके बाद साथियों इसमें ट्राइकोडर्मा मिलाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि हजारों की संख्या में बैक्टीरिया होते हैं जिसको कि मित्र जीवाणु बोलते हैं, हमारी मिट्टी के लिए लाभकारी। तो उसमें होता क्या है कि कोई भी वर्मी कंपोस्ट अगर खाद आप खेत में डालना चाहते हैं तो शाम के टाइम में ट्राइकोडर्मा मिला करके आप खुले में जैसे कि आप घर में नहीं रखेंगे, खुले में जिसमें कि ओस पड़े, आप रात भर के लिए खुला छोड़ दीजिए। उसमें क्या होता है साथियों कि बहुत सारे हजारों करोड़ों मात्रा में जीवाणु होते हैं, जो सूक्ष्म जीवाणु जब वर्मी कंपोस्ट में मिलते हैं तो वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं और रात भर में वो हजारों करोड़ों की संख्या में फिर से जीवित हो जाते हैं। और उसको जब आप वर्मी कंपोस्ट खेत में डालते हैं तो आपकी मिट्टी में वही सूक्ष्म जीवाणु फिर से वापस आ जाते हैं, जिससे कि आपके खेत की पैदावार बढ़ती है साथियों। अच्छा, यहाँ एक चीज हम किसानों को क्लियर करते चलें कि जो सूक्ष्म जीवाणु मिट्टी में होते हैं, जो हमारी फसल को लाभदायक बनाते हैं, मिट्टी को एकदम भुरभुरी करते हैं, उनका सबसे पसंदीदा भोजन, सबसे मुख्य भोजन यही है, गोबर है। यस सर। वो इसको सबसे बेहतर पसंद करते हैं और इसमें सरवाइव करना उनके लिए सबसे सूटेबल होता है। इस वजह से हम लोग इस बात पे प्रयास कर रहे हैं कि वर्मी कंपोस्ट आप लोग इसका प्रयोग करिए। हालांकि तुरंत ही वर्मी कंपोस्ट प्रयोग करना और रासायनिक छोड़ना यह उचित नहीं है, क्योंकि सर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करिए। तो बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सर हम लोग बार बार बताते हैं कि कोई भी किसान भाई रासायनिक से जैविक में अगर आना चाहता है तो धीरे धीरे करके आ जाए। 3 साल का प्रोसेस होता है, उसकी पैदावार भी नहीं घटेगी, ये मेरी गारंटी है। मैं खुद अपने ऊपर यूज कर रहा हूँ, अपने खेतों में यूज कर रहा हूँ, पैदावार बिल्कुल नहीं घटेगी। जैसे क्या करना है कि जैसे कि कोई भी रासायनिक खाद अगर वो 2 kg पर बिस्वा दे रहे हैं तो उसको करना क्या है कि 1 kg पर बिस्वा रासायनिक खाद और 2 से 3 kg वर्मी कंपोस्ट मिला करके, मिलाने के लिए साथियों आपको बताएं कि आप सुपर में मिला सकते हैं वर्मी कंपोस्ट, डीएपी में वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं, यूरिया में वर्मी कंपोस्ट आप नहीं मिलाएंगे, क्योंकि यूरिया थोड़ा से वो होता है जिसकी वजह से इसमें बैक्टीरिया जो होते हैं मर जाते हैं। अगर आपको यूरिया डालना ही है तो 4 दिन आगे पीछे करके डालेंगे, ठीक है। तो 50% रासायनिक डालेंगे और 2 से 3 kg वर्मी कंपोस्ट पहली बार में। दूसरी बार में फिर अगर डालेंगे तो 50% का भी आधा, यानी कि अगर 1 kg रासायनिक डाले थे तो उसको आधा kg रासायनिक और 3 kg वर्मी डाल दीजिए। तीसरे साल में जब आप फिर डालते हैं तो आप क्या करेंगे कि 1 पाव केवल रासायनिक डालेंगे और 3 kg वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। आप क्या देखेंगे कि तब तक आपकी मिट्टी पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक हो गई है और सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया है और आपकी पैदावार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार से आपका नुकसान भी नहीं होगा और रासायनिक को धीरे धीरे छोड़ देंगे, जैविक में पूर्ण रूप से आ जाएंगे। सर मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा मैं जैविक खेती किया हूँ, मेरे धान में क्या रिजल्ट है। और आप अगल बगल जो भी मेरी सब्जियां हैं आप देख सकते हैं 100% ऑर्गेनिक है। बड़े बड़े लोग आते हैं सर सब्जियां लेने के लिए मेरे यहाँ, तो 100% इसका रिजल्ट है साथियों, बहुत बढ़िया इसका है। और इसको खाने से समझिए कि आदमी हेल्दी महसूस करता है। यस सर। सर एक चीज हमें ये बताइए। यस सर। जैसे हमारे ये क्षेत्र जो है धान बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे धान की खेती ज्यादा होती है, तो हम लोग करते क्या है कि पहली जो भी इसको खाद वगैरह देते हैं धान में, तो 21 दिन के अंदर अंदर, रोपाई के 21 दिन के अंदर अंदर हम इसमें डीएपी डालने का प्रयास करते हैं, जिसमें कि फास्फोरस होता है। यस सर। जिससे जड़ें ग्रोथ करती हैं। तो आप वर्मी कंपोस्ट किस प्रकार से सजेस्ट करें कि धान में कब डालें और इसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है? सर धान की फसल के लिए अगर आप वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करना चाहते हैं तो सबसे पहला आपको मैं बताऊं कि जब आपके धान के खेत में आखिरी जुताई जो होती है रुपाई से पहले वाली, उस टाइम में साथियों आप वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें। होता क्या है कि आप मिट्टी में डाल करके और उसको रोटावेटर से पलटवा देते हैं तो पूरे मिट्टी में आपका वर्मी कंपोस्ट मिल जाता है। और इसका लाभ किस प्रकार से होता है, अगर आप डीएपी डालते हैं तो केवल फास्फोरस होता है, लेकिन इस वर्मी कंपोस्ट में टोटल 17 प्रकार के पोषक तत्व हैं। आप देखे होंगे और आप ये जान भी लीजिए
कि मिट्टी को सभी मौजूद 17 पोषक तत्व जब मिलेगा तभी मिट्टी का बढ़िया विकास होगा और उसमें पौधा जो भी है जी 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 खुराक देगी मिट्टी। पौधा बहुत ही बढ़िया रूप में रहेगा। हम लोग प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि पौधा कैसा होता है जब 17 प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जब ये वर्मी कंपोस्ट आप खेत में डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं, तो इसमें टोटल 17 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। मैं आपको हल्का जानकारी के लिए बता दूं 17 प्रकार के पोषक तत्व क्या होते हैं। नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, जस्ता हो गया, लोहा हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया। यानी कि इस प्रकार से जितने भी 17 प्रकार के पोषक तत्व हैं सभी इस खाद में मौजूद हैं। और इसको डालने से क्या होता है कि मिट्टी में जब सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं तो मिट्टी एक प्रकार से एकदम हेल्दी होती है, मजबूत होती है, जिसमें कि कोई भी फसल हम लगाते हैं तो उस फसल में उसका असर दिखता है साथियों। यस सर। ठीक है। अच्छा, इसकी ट्रेनिंग आप कहाँ से लिए थे? सर मैं सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं इस काम को चालू करने से पहले मैं पहले तो 3 साल, हाँ 3 साल साथियों मैं दिल्ली हरियाणा में रह करके इसका ट्रेनिंग लिया हूँ। ठीक है। कंपनी में काम करके ट्रेनिंग लिया हूँ, कंपनी में A to Z जानकारी, और उसके बाद मैं फिर इसके बारे में फिर कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से संपर्क करके उसके यहाँ ट्रेनिंग लिया हूँ। ऐसे ऐसे करके साथियों आज मुझे देखा जाए तो मैं इसके क्षेत्र में 8 साल का अनुभव प्राप्त कर चुका हूँ। और मैं मानता हूँ कि मैं जितना अनुभव इस क्षेत्र में रखता हूँ साथियों, कोई बंदा फेल नहीं हो सकता है। यस सर। ठीक है। अच्छा, इसमें बेड का साइज क्या होता है, लगाने की कौन सी विधि होती है, हल्के में थोड़ा सा हम लोग बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए साथियों, साइज की अगर बात की जाए तो ये साइज मौसम के आधार पर डिपेंड करता है। ठीक है। अगर हम सर्दी के टाइम में, देखिए अभी हमारी सर्दी आने वाली है, अगर हम सर्दी के टाइम में बेड लगाते हैं तो हम बेड काफी भारी भरकम लंबाई, चौड़ाई एंड ऊंचाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आप जानते होंगे कि ताजे गोबर में मेथेन सबसे ज्यादा मात्रा में बनता है, जिसकी वजह से हीट होता है गोबर। तो हीट होने की वजह से केचुआ मरने की संभावना होती है। अभी हमारी ठंडी का टाइम आ गया तो आप देखिए हमारा जो बेड बना है साथियों, लोग बोलते हैं कि 4 बाई 1.5 फुट, यानी 4 फुट ऊंचा, 1.5 फुट 4 फुट चौड़ा और 1.5 फुट ऊंचाई, और लंबाई आपका 30 हो, 40 हो, 50 हो, उससे मैटर नहीं। जी 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 जी। लेकिन मेरा बेड आप देखिए 4 की जगह 5-6 फुट चौड़ा है, ऊंचाई 2 से 2.5 फीट है, और लंबाई मेरा 100 फीट है। मैं ऐसा क्यों बनाया हूँ और किस लिए बनाया हूँ? क्योंकि देखिए अभी ठंडी का टाइम आने वाला है और मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि गोबर को एकदम पूर्ण रूप से ठंडा कर लेता हूं। 1 हफ्ते तक मैं सबसे पहले गोबर को ठंडा करवाता हूं, जिससे कि इसमें का सारा मेथेन निकल जाए। उसके बाद मैं इस प्रकार से बेड बनवाता हूं और इसमें केचुआ डलवा देता हूं। तो ठंडी के टाइम में आप 4 फुट चौड़ा हो या 5 फुट चौड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हैं। ऊंचाई 2 फीट लगा सकते हैं, लंबाई अपने अनुसार। लेकिन गर्मी में अगर लगा रहे हैं, हाँ गर्मी में अगर लगा रहे हैं, बरसात में अगर लगा रहे हैं, तो इसका एक मापक है, उसी के आधार पर आपको लगाना पड़ेगा। मात्र 3 से 4 फुट चौड़ा होना चाहिए और मात्र 1 से 1.5 फुट ऊंचा होना चाहिए साथियों। और लंबाई आपकी जरूरत के अनुसार 30, 40, 50 कोई भी चलेगा। क्योंकि अगर उस मौसम में अगर आप भारी भरकम बेड बनाएंगे तो पक्का है कि उसमें हीटिंग बनेगा, जिसकी वजह से केचुआ मर जाएंगे। यस सर। तो इस टाइम में अभी ठंडी का टाइम होने वाला है, तो इस टाइम में कोई केचुआ मरने की संभावना नहीं है। और हम लोग देखिए कमर्शियल पर काम करते हैं, तो इस प्रकार से इसका सारा जानकारी है। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारा वर्मी कंपोस्ट तैयार हो, इसलिए भारी भारी बनाते हैं बेड। यस सर। तो उस समय जैसे गर्मी में हम देखते हैं कि आप पुआल वाला सिस्टम लगाते हैं, इस समय ये लगाए हैं। यस सर। तो कौन सा सुटेबल रहता है? पुआल बेहतर रहता होगा? देखिए सर, गर्मी के लिए तो सबसे बढ़िया पुआल ही है। यस सर। गर्मी के लिए सबसे बढ़िया पुआल है, इसलिए कि पुआल को लगाने के बाद जो हमारा टेम्परेचर 40-45 डिग्री होता है ना, वो कम होकर के मात्र 15 से 20 डिग्री ही मिलता है केचुओं को। अगर उस समय पुआल हम नहीं लगाते हैं तो हम जूट का बोरी लगा सकते हैं। जूट का बोरी भी बहुत बढ़िया टेम्परेचर मेंटेन करता है। पानी से हल्का सा। यस सर, यस सर। ये ग्रीन नेट नहीं चलेगा। अब इस टाइम में क्या है कि टेम्परेचर कम है, ग्रीन नेट चल सकता है। यस सर। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए कि हमारे यहाँ जैसे जो केचुए मिलते हैं और आप ऑस्ट्रेलियन ब्रीड के भी केचुए रखते हैं। यस सर। तो सबसे फर्टाइल पेट में मतलब आंत में किस केचुए की होती है? मैं आपको बताऊं कि वर्मी कंपोस्टिंग के लिए वैसे तो केचुओं की 3600 प्रजातियां होती हैं। बहुत सारी प्रजातियां हैं। मैं कुछ प्रजातियों का नाम भी जानना चाहता हूं। जय गोपाल है, जय श्री राम है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी प्रजातियां हैं। लेकिन सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो केचुआ वर्मी कंपोस्टिंग के लिए चाहिए वो है आइसेनिया फोटेटा प्रजाति। इसमें क्या होता है कि इसके आंत में ही नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर के गुण होते हैं। यस सर। तो ये क्या करता है कि जब भी गोबर खा करके लेटरिंग करता है उसमें एनपीके का रेशियो आ जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। तो ये हमारा वर्मी कंपोस्ट प्योर रूप में आ जाता है, जिसमें कि बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर होते हैं। 17 तत्व तो होते ही, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल सबसे बेहतर तत्व केचुए के आंत में होते हैं ये। बाकी तो गोबर में 17 प्रकार के पोषक तत्व है ही, सब लोग जानते हैं। यस सर।
जी तो जी यही ये चीज केचुए बढ़ाते हैं। जी जी तो आप जी जी केचुए कितने रुपए केजी बेचते हैं, ये कितने रुपए केजी बेचते हैं, एक बार बताइए। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, मैं आपको बताऊं कि केचुओं को लेकर के आप देखे होंगे मार्केट में बहुत सारे रेट हैं बहुत लोगों के, लेकिन मेरा एक मोटो है कि मुझे पूरे भारत को ऑर्गेनिक बनाना है। तो इसके लिए मैं ऑर्गेनिक किस प्रकार से बना सकता हूं, कैसे मैं लोगों का हेल्प करूंगा, तो मेरा क्या है साथियों, मैं आपको बताऊं साथियों कि बल्क में जो हमारे यहाँ से केचुए जाते हैं साथियों, मात्र 150 रुपया केजी। जी हमारे यहाँ जो बल्क में केचुए जाते हैं मात्र 150 रुपया केजी में हमारे यहाँ आप कितना भी केचुआ ले सकते हो, 20 कुंटल 50 कुंटल 100 कुंटल आप जितना भी लो यूनिट लगवाने के लिए मेरे यहाँ 150 रुपया में। तो केचुआ मेरे यहाँ 150 रुपया मिलता है। और मैं वर्मी कंपोस्ट की मैं बात करूं तो मेरा होलसेल रेट जो है मेरा वर्मी कंपोस्ट का 10 से 12 रुपया सर। 10 से 12। यस सर, वो क्वांटिटी के आधार पर होता है। तो ये जो हमारा मार्केटिंग रेट है वही है वर्मी कंपोस्टिंग का। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि बहुत से यूनिटों पर क्या होता है कि साधारण वर्मी कंपोस्ट बनता है, लेकिन मेरे यूनिट पर समृद्ध वर्मी कंपोस्ट बनता है। समृद्ध वर्मी कंपोस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है कि अलग से कुछ प्रकार के बैक्टीरिया ऐड किए जाते हैं, जैसे कि एजेटोबैक्टर, पीएसबी कल्चर और एनएसबी कल्चर और ट्राइकोडर्मा और राइजोबियम। ये क्या होता है कि हम जब कच्चा गोबर जब बेड में लगाते हैं तभी इन बैक्टीरिया को मिला देते हैं, इसमें मिला देते हैं। यस सर। इसमें होता क्या है कि ये जो बैक्टीरिया हैं जैसे ही गोबर में जाते हैं, जो अभी अभी बात हुई थी सूक्ष्म जीवाणुओं की, तो ये सूक्ष्म जीवाणु बहुत तेजी मात्रा में बढ़ा देते हैं गोबर में, जिससे कि इसका एनपीके रेशियो और बढ़ जाता है। और लास्ट में साथियों हम लोग नीम की खली प्लस ट्राइकोडर्मा से उपचारित करते हैं जब हमारा वर्मी कंपोस्ट छनाई स्टेज पर आता है। तो इस प्रकार से बेहतरीन क्वालिटी का हम लोग समृद्ध वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। यस सर। ठीक है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि जैसे कि प्रत्येक साल 2 साल या 3 साल पे मिट्टी को पलाव वाले हल से ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर कर देनी चाहिए। यस सर। क्या इससे भी उपज बढ़ता है? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ता है सर। ठीक है। ये मिट्टी पलटने वाले हल से मिट्टी को इसलिए ऊपर नीचे किया जाता है, होता क्या है सर कि जब मिट्टी हम पलटते हैं तो बहुत से हमारे सूक्ष्म जीवाणु क्या होता है कि ऊपरी परत पर ही रह जाते हैं, जैसे कि घास फूस है उसमें है। तो जब इसमें हम लोग मिट्टी पलटने वाले हल से मिट्टी को जब पलटते हैं तो ये जो मिट्टी में ये जो घास फूस हमारे हैं ये जाकर के जब सड़ते हैं तो इसमें जो सूक्ष्म जीवाणु है और ज्यादा मात्रा में पनप जाते हैं। जी जी जी। तो इससे क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है इसलिए। और मैं सभी किसान भाइयों को सजेस्ट करना चाहूंगा कि बहुत से लोग हम लोग देखते हैं, बड़ा हमें शर्म लगता है कि खेत में ये जो होता है ना पराली जला देते हैं साथियों। ये सबसे खतरनाक काम है, कभी मत जलाओ भाइयों। मैं बताऊं कि खेत में जब आप पराली जलाते हैं तो ऊपरी परत पर जब आग लगती है, जब हीटिंग होता है ना, तो जितने भी हमारे मित्र जीवाणु हैं, केचुआ हो गया, बैक्टीरिया हो गया, जितने भी हैं सब मर जाते हैं। और जब मर जाते हैं सब तो वही मिट्टी बंजर होती है साथियों। आप लोग इस चीज को समझिए, अपनी मिट्टी को बचाने के लिए कम से कम इतना तो जरूर करिए, आप कोई भी पुआल कोई भी पराली खेत में न जलाइए। और बहुत करिए ना तो इसको क्या करना है कि साथियों इसका भी बहुत बढ़िया उपाय है, आप खेत में पानी भरवा करके वेस्ट डिकम्पोजर का घोल मरवा दीजिए। उसमें क्या होगा कि सड़ गल के और ज्यादा कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, जिसमें सूक्ष्म जीवाणु बढ़ जाएंगे, तेजी से ग्रोथ करेंगे। यस सर। तो आप कभी भी खेत में आप पराली न जलाएं साथियों। जी जी। मृदा को नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता है किसान भाइयों। जी जी। तो ठीक है, आज हम आपके यहाँ से केचुआ भी ले चलेंगे अपने घर के लिए दोस्तों। भैया के यहाँ से 1 केजी 2 केजी जो संभव हो सकेगा ले चलेंगे। और हम लोग भी थोड़ा सा घर पे अपने पशु हैं दोस्तों, तो उनमें थोड़ा सा प्रयोग करेंगे कि कैसे बनता है वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, धन्यवाद भैया। जब रोके काली अब नजदीक लियो। ठीक। बस बंद कर। कि आपका एक खेत है जिसमें आपने एकदम रासायनिक खाद नहीं डाला है, प्योर इसमें जो है वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया है। यस सर। तो कुछ दिखाइए इसका रिजल्ट हमको कैसे मिला। आप एक बार देख सकते हैं हमारी जो धान की फसल है जी, अगल बगल की अपेक्षा कैसी है। हाँ। और क्या इसमें रिजल्ट है, और मैं बताऊं सभी किसान भाइयों को कि मैं इसमें क्या डाला हूं और कैसे किया हूं। बहुत से किसान भाइयों को ये डाउट रहता है ना कि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करूंगा तो मेरा उत्पादन कम होगा। मैं डंके के चोट पर कहता हूं साथियों, आप देख सकते हैं और आप आकर के मुझसे बात करिए, मैं बताऊंगा कि कैसे आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग से मुनाफा बढ़ेगा और अच्छी पैदावार होगी। मैं सबसे पहले इसमें बताऊं साथियों कि इसमें सबसे पहले मैं लास्ट में आखिरी जुताई के टाइम में मैं 3 से 4 केजी वर्मी कंपोस्ट डलवा करके जोतवा दिया था जी। उसके बाद 7 से 8 दिन के बाद मैं इसमें देखिए धान लगवाया। धान लगवाने के 12 से 13 दिन के बाद मैं 5 केजी प्रति बिस्वा के हिसाब से वर्मी कंपोस्टिंग दिया हूं। और उसके बाद
जो तीसरी वाली जो खाद डाली जाती है उसमें 3 kg बिस्वा वर्मी कंपोस्ट, कोई रासायनिक खाद नहीं। आप चेक कर सकते हैं लैब टेस्टिंग में। ये देख लीजिए मेरा वर्मी कंपोस्टिंग का रिजल्ट है, कितना जानदार कितना शानदार फसल है। आप अगल बगल का फसल भी दिखा सकते हैं, अमेजिंग करिए। देखिए उसमें रासायनिक खाद डाला हुआ है, 3-3 बार लोग रासायनिक खाद डाला है, लेकिन आप देखिए इसमें इसकी पत्तियां देखिए, इसका ग्रोथ देखिए और इसमें बियांच देखिए। तो साथियों कहने का मतलब है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हम लोग प्रमाण भी आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए और जो भ्रांतियां हैं उससे दूर होइए और समझिए कि वाकई में जैविक खेती का बहुत बड़ा लाभ है। जैविक खेती से बहुत बड़ा उत्पादन होने वाला है और हमारी सेहत के लिए भी बहुत बड़ा लाभदायक है। यस सर जी, ठीक है भैया। आइए हम लोग केचुए वाले प्लांट पे चलते हैं। हाँ, अब दिखा रहे थे आपकी केचुए की वैरायटी और कैसे ये वर्क करता है, थोड़ा सा दिखाइए हम लोगों को। जी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ केचुए हैं प्योर आइसिनिया फोटेटा प्रजाति के हैं, जो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड होते हैं। हाँ। और वर्मी कंपोस्टिंग के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनके वजह से ही वर्मी कंपोस्टिंग सफल हो पाया है। हाँ। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि हमारे जो केचुए हैं 100% ऑर्गेनिक। केवल केचुआ ये जो है केवल गोबर खाते हैं साथियों, आप देख सकते हैं। जी 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 जी, ये केवल गोबर खाते हैं। यस सर। और आप देख लीजिए पूरे मैच्योर केचुए हैं ये। हम लोग अलग से हैचरी बना करके रखते हैं इनको सेल करने के लिए। जी जी जी। तो ये जो केचुए हैं साथियों, मैं बताऊं कि अपने जीवन काल में 100 अंडे बच्चे देते हैं। जी जी, बच्चे तो नहीं देते हैं, अंडे देते हैं जी। और पर अंडे से इन केचुओं में से 3-4 बच्चे निकलते हैं। अच्छा जी। इनके सबसे बड़ी पहचान यही है साथियों, आप देख सकते हैं कि इनकी जो पूंछ होती है वो चपटी होती है। जी जी जी, जोंकनुमा इनकी पूंछ होती है, चपटी होती है। इसका यही है पहचानने का तरीका। जी जी, ये आइसिनिया फोटेटा प्रजाति है। बहुत से केचुए हैं इसमें, हर जगह है जी। जिधर देखेंगे उधर केचुए ही हैं। यस सर। और इसमें केवल गोबर आप सड़ी हुई डाले हैं या कुछ और डाले हैं? केवल गोबर डाला हुआ है। ये गोबर खा करके खुद मतलब बना देते हैं खाद। जी जी, ट्राइकोडर्मा वगैरह का इसमें नहीं है। ट्राइकोडर्मा लास्ट में जब हम लोग का खाद तैयार होता है तब ट्राइकोडर्मा हम लोग डालते हैं लास्ट में। छनाई करने के बाद ट्राइकोडर्मा शाम के टाइम मिलाएंगे, सुबह में पैकिंग करवा देंगे। जी जी। तो मुझे लग रहा है एक बार अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो फिर दोबारा खरीदना नहीं पड़ता। नहीं, केचुए का इन्वेस्टमेंट केवल एक बार है। एक बार केवल केचुआ आप रख लेंगे, उसके बाद तो केचुआ आपके पास बहुत ज्यादा हो जाएंगे। जी 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 जी। और ये पूरा आपका रैक है? यस सर, यस सर। ठीक है। तो इसमें पूरा भरा हुआ था, अब तो माल सेल हो रहा है, खत्म हो जाएगा। 1 महीना में सब माल खत्म हो जाएगा सर। जी 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 जी। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू।